long? So let's ask Mr. Yogesh Khaire, बिल्कुल सर, who's there with us now, कि ये G20 की वजह से क्या मुंबई गोवा हाईवे जो है वो रिपेयर हो गई क्या? G20 अभी हुआ ना? योगेश खैरे साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव चल रहा है, आपको भी शुभकामनाएं सर। ओम श्री गणेशाय नमः। तो सर अब तो मुंबई गोवा हाईवे रिपेयर हो गई होगी, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल 8 लेन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होंगी हर जगह पे, बिल्कुल मक्खन की तरह सड़क होगी। वो क्या बोल रहे थे, वो क्या नाम है उनका? गाजर सम्राट। नहीं सर, वो यूपी के जो मंत्री जी हैं, गिरिराज सिंह जी, हाँ, गिरिराज किशोर जी हैं, बिल्कुल हेमा मालिनी की गाल की तरह होंगी, इतनी स्मूथ होंगी, कहने की इतनी, ऐसा कुछ सर हो गया होगा? कुछ बताएं जरा उसके बारे में कुछ। या रविंद्र चौहान जी, जिनको बहुत लोग गाजर सम्राट बोल रहे हैं, किस होर्डिंग लगा है, रोड ठीक नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो गणपति जाने वाला है गणपति अब तो यार जी। ये जो बहुत से जुमले देश के लोगों ने देखे, वैसा ही एक जुमला है मुंबई गोवा हाईवे जी। तो जो जुमला बार बार सामने लिया जाता है और कोकण के लोगों ने भी देखा है जी। और मुंबई से जो लोग अभी गणेशोत्सव के लिए कोकण गए उन्होंने भी देखा अभी कि मुंबई गोवा हाईवे की परिस्थिति क्या है जी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो मंत्री साहब है रविंद्र जी चौहान जी, वो तो बहुत दिनों से दावा कर रहे थे कि मुंबई गोवा हाईवे की 1 लेन हम चालू करेंगे और वो तो चालू कर नहीं पाए। लेकिन उससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वो खुद का तारीफ और खुद का सत्कार करने की होर्डिंग उधर हाईवे पे लगाए हैं और उस हाईवे पे लगाए हैं जिधर के रास्ते वो ठीक नहीं कर पाए। तो ये जुमला ही है। और वहीं पर योगेश खरे जी, मुझे मेरी बात का जरा सुधार कर दें अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अभी 10 दिन पहले की बात है कि 11 दिन पहले की बात है, वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था एक अभी जिसमें 28 लोग बहुत बुरी तरह घायल भी हुए हैं। एक की मौत हुई है, एक कोई डंपर था किसी के साथ, उसकी बहुत बुरी तरह टक्कर हो गई थी। इज दैट करेक्ट? 28 लोग जो हैं वो बहुत इंजर्ड हैं और एक मरा है। इज दैट करेक्ट? आपकी बात एकदम सही है जी। और बात तो इससे भी ज्यादा खराब ये है कि मुंबई गोवा हाईवे पे गणेशोत्सव के लिए हेवी व्हीकल्स को बैन कर दिया था। अभी हेवी व्हीकल्स को बैन किया था तो हेवी व्हीकल्स मुंबई गोवा हाईवे पे आए कैसे जी? तो उसको रोकने वाला सिर्फ वो अभी जो महाराष्ट्र सरकार में जो चल रहा है ना, वो उस दिन मंत्री जी जो बोले, सीएम साहब, हमें क्या है, हम बोलेंगे और चले जाएंगे, तो उस तरह की बातें काम में भी दिख रही है, बोलने के और चले जाने का। तो वैसा ही उधर भी हुआ है कि हेवी व्हीकल्स बैन थी मुंबई गोवा हाईवे पे और वो उधर हेवी व्हीकल्स आई और वो एक्सीडेंट हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने ये घोषणा की थी हेवी व्हीकल्स वो मुंबई गोवा हाईवे पे नहीं आने देंगे और आ रही है, तो इसका ये फेलियर किसका है? तो ये भी सरकार का फेलियर है। रास्ते के खड्डे वो ठीक नहीं कर पाए, ये किसका फेलियर है? ये भी सरकार का फेलियर है। तो अभी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने ये स्वीकार कर लेनी चाहिए और ये जुमलेबाजी और जो गलत जो वो अभी मंत्री साहब जो समय सीमा बता रहे थे कि हम करेंगे, ये करेंगे, 1 हफ्ते में करेंगे, 2 हफ्ते में करेंगे, 1 लेन करेंगे, 4 लेन करेंगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। और इसके लिए हमारे जो मुझे बहुत गर्व है मेरे पार्टी पे, उधर के हमारे जो कार्यकर्ता है और स्पेशली उधर के हमारे आपके चैनल पे भी बहुत बार आके गए होंगे हमारे जो प्रवक्ता है योगी जी चिले जी, और वो पनवेल महानगर के उधर के अध्यक्ष भी है। जिस तरह से उन्होंने वो ये जो मुंबई गोवा हाईवे का जो प्रश्न है, जिस तरह से वो बार बार उठा रहे हैं और मुंबई गोवा हाईवे पे उत्तर पे वो उठा रहे हैं, मंत्री साहब को चेतावनी दे रहे हैं, मंत्री साहब को आंखें खुली करने की उनकी कोशिश चल रही है।
तो ये मुझे गर्व है मेरे पार्टी पे और मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है जिस तरह से लड़ रहे हैं मुंबई गोवा हाईवे के लिए, जिस तरह से राज साहब लड़ रहे हैं, जिस तरह से अमित साहब लड़ रहे हैं, तो मुझे गर्व है मेरी पार्टी पे। हम सबको गर्व है आपकी पार्टी पे सर। एक अकेली पार्टी है जो असली मुद्दों को सामने रख रही है। सीधी बात बोल रहा हूं मैं तो, मतलब जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोई गलत बात सामने नहीं रखी और ना ही किसी के ऊपर कोई पुताई करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं खैरे साहब, क्या रविंद्र चौहान जी को या आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को या एकनाथ शिंदे जी को या अजीत दादा पवार साहब को ये मालूम नहीं है कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और आप वहां पे वीडियो बना रहे हैं और आप वहां पे एक आंदोलन चला रहे हैं और हम सब लोग उसको देख रहे हैं, तो ये बात सामने नहीं आएगी क्या? क्या लग रहा है उनको? मैंने पहले भी जो कहा था कि अगर रविंद्र जी चौहान है और पूरी महाराष्ट्र सरकार है, उनको इस बात का डर नहीं लग रहा है कि हम बार बार ये इशू उठा रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं, मीडिया के सामने ला रहे हैं, मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों के सामने, कोकण के लोगों के सामने ला रहे हैं, तो इनको अगर ये डर नहीं है तो इनको डर दिखाने का काम अभी कोकण की जनता को करना है, मुंबई की जनता को करना है, ठाणे की जनता को करना है कि ये जो सफरर है वो मुंबई में जो आज लोग रह रहे हैं, जो उनका बहुत हजारों लाखों लोगों का गांव कोकण में आता है और उनको बार बार कोकण में जाना पड़ता है, तो ये अभी कोकण के लोग, मुंबई में रहने वाले कोकण के लोग, इन सारे लोगों को अभी वो डर निर्माण करना होगा सरकार के मन में, और वो निर्माण करने का एक ही तरीका है, वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाना होगा कि ये हम आप हमें कंसिडर मत करो, हमें ग्रहित मत पकड़ो कि आप कुछ भी किस तरह का भी काम करेंगे, किस तरह की भी सरकार चलाएंगे और आप हमसे वोटों की अपेक्षा भी करेंगे। तो ये एक सबक तो अभी ये सारी पार्टियों को इन लोगों ने सिखाना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता और कोकण और मुंबई की जनता है जो इस बात की सफरर है, वो इन आने वाले चुनावों में अपना उनको सबक जरूर सिखाएंगे। खैर साहब, योगेश जी, ये और एक चीज जो आप लोग हाईलाइट बार बार कर रहे हो, जो पीने का पानी है, पीने का पानी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग हाईलाइट कर रहे हो। रिसेंटली ठाणे में करीबन 200 मीटर वहां पर पानी नहीं आ रहा था कि हमारे मनसे के कार्यकर्ता जाकर जो भी करना के प्रशासन के साथ बात करके पीने का पानी का फैसिलिटीज वहां पर ठाणे में। तो ये जो देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी साहब ये पानी के बारे में घर घर जल, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, जल आयुक्त शिविर जो लगातार चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र को ट्रांसफॉर्म करने वाली बात था, तो ये कहां तक है? क्या ये भी एक जुमला की तरफ देख रहे हो? बिकॉज मनसे के सोशल मीडिया कैंपेन में इधर राज साहब ने हाईलाइट कर दिया है कि पानी जो आपने प्रॉमिस किया, हर घर नल से जल, वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अभी तक हासिल नहीं किया आपने। तो यहां पर स्थिति क्या है? आप तो सब देख रहे हो, तो इस पर थोड़ा कैसे आकर्षित कर सकते हो आप? पानी, पीने का पानी जिधर नहीं, करेक्ट, जिधर अभी महाराष्ट्र में जिस शहर में, जिस गांव में पानी का जिधर समस्या होती है, तो हम अभी एक बात देखिए, हम न कभी सरकार में आए हैं और न कभी सरकार में थे। हम तो जब से हमारी पार्टी बनी है तब से नासिक अगर छोड़ा तो बाकी शहरों में नहीं, किसी भी शहर में हम सत्ता पे नहीं थे और ना ही कभी महाराष्ट्र के सरकार में कभी थे। तो हम 17 सालों से जो सारी समस्या है, ये सारी महाराष्ट्र की जो समस्या है उस पे आवाज उठाते आ रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पानी की समस्या जिस गांव में, जिस शहर में, जिस रीजन में निर्माण होती है, तो हमारा काम करते हैं, हम सरकार के आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं और ये समस्या सरकार के पास हम पहुंचाते हैं। अभी बार बार ये करने के बाद अगर सरकार की आंखें नहीं खुलती तो हमारा तो आंदोलन चालू रहेगा। जिस जगह समस्याएं निर्माण होंगी
हमारा आंदोलन होगा। और मैं गर्व से साथ कहना चाहूंगा कि जिस जगह नासिक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को सत्ता मिली, वो भी आधी सत्ता थी, वो भी आधी अधूरी सत्ता थी, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारा उधर मेयर बैठा था और राज ठाकरे साहब उस शहर पर आंख खुली रखकर उधर का मुआवजा करते थे। और मुझे गर्व है कि उधर की जो मुकाई धरण से लाने वाली जो पाइपलाइन का काम है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सत्ता में हुआ था। और उधर की आगे 50 सालों की जो पानी की समस्या है वो ठीक करने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माननीय राज ठाकरे साहब के नेतृत्व में उधर कर चुका है, जिधर एक बार ही हमें सत्ता मिली है। तो मेरा दावा है कि हमें जिधर भी सत्ता मिलेगी, और मेरा तो दावा है जब हम महाराष्ट्र की सरकार में आएंगे तो हमारी पूरी तरह की कोशिश रहेगी और हमने सारी बातें, हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसमें हम पानी की समस्या का कैसा निराकरण कर सकते हैं, हमने सारी बातें हमारी ब्लूप्रिंट में रखी है। लेकिन वो अगर इंप्लीमेंट करनी है तो हमें तो सत्ता में आना पड़ेगा, और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो इन बातों का हम निराकरण जरूर करेंगे। खैर साहब, दूसरा है कि ये जो दुष्काल है, दुष्काल महाराष्ट्र में अभी भी, जैसे विजय तिवारी जी का कहना है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी दुष्काल बहुत बुरी तरह है एंड सरकार के यंत्रणा वहां पर ढंग से काम नहीं कर रहे। ड्रॉट इफेक्टेड डिक्लेयर करना चाहिए, सरकार उस प्रकार से तेजी से काम नहीं कर रहे हैं। 685 आपके सोशल मीडिया मन से आप लोग ने हाईलाइट कर दिया है कि 685 किसान मृत्यु हो गया है। अब कितना और होगा? किसानों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है, ये मनसे ने बार बार हाईलाइट किया है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि आप लोग लोकल लेवल पे जाके काम कर रहे हो, किसान मृत्यु हो रहा है, दुष्काल हो रहा है, कैसे, क्या देवेंद्र फडणवीस जी का क्लेम है, एकनाथ शिंदे जी का क्लेम है कि हर चीज कंट्रोल में है, आप इसको कैसे देखते हो खैर साहब? अगर सीएम साहब और डीसीएम साहब का ये क्लेम है तो मैं पूछना चाहूंगा कि मराठवाड़ा में, विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में भी किसानों की आत्महत्याएं क्यों हो रही है? तो इसका जवाब उन्हें देना चाहिए कि अगर आपका कहना है कि सारी बातें कंट्रोल में है तो ये आत्महत्याएं आज भी क्यों हो रही है? लेकिन क्या है कि जो रूट कॉज है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किसानों की आत्महत्या ऐसी होती रहेंगी कि जो मराठवाड़ा का, स्पेशली मराठवाड़ा का जो एरिया है उधर ये जो रेट है किसानों की आत्महत्याओं का वो बहुत ज्यादा है। तो इसका इशारा, इसकी तरफ का इशारा राज ठाकरे साहब ने बहुत सालों पहले किया था कि मराठवाड़ा की जो भूमि है, मराठवाड़ा की जो जमीन है, वो उधर का जो लोकल उधर की धान है, ज्वार है और बाकी की जो उधर की क्रॉप्स है, तो उस पे ध्यान देने के बजाय उधर शुगर लाया गया, शुगर फैक्ट्री लाई गई और उसके बाद उधर शुगर लाया गया, शुगर की खेती लाई गई और उधर की सारी जमीन वो खराब कर दी गई। तो ये जो इतने सालों से जो चला आ रहा है, तो अभी सरकार में भी सरकार का ही काम है। अभी सरकार तो दुष्काल जो है, ड्रॉट, वो तो डिक्लेयर करने वाली नहीं है, क्योंकि एक बार दुष्काल डिक्लेयर किया तो उसके जो नॉर्म्स है उसमें सरकार फंसना नहीं चाहेगी और वो कभी भी दुष्काल जितना टाल सके उतने टालने की कोशिश हर सरकार की रहती है कि एक बार दुष्काल डिक्लेयर हो गया तो उसकी जो नॉर्म्स है वो सरकार के लिए बहुत मुसीबत में हो जाएंगी। तो लेकिन अभी दुष्काल से कम परिस्थिति तो अभी इन इलाकों में नहीं है, और तो फिर सरकार की उधर के जो अभी ठीक है, अभी 1-2 दिन से कुछ बारिश शुरू हो गई है, लेकिन उसके पहले की जो परिस्थिति और अभी भी बहुत जिलों में और बहुत से गांवों में बारिश की परिस्थिति खराब है। तो सरकार का इनिशिएटिव लेके उधर
अपने जो यंत्रणा है, अपना जो प्रशासन है, उसके माध्यम से जो शेतकरी और जो फार्मर्स मुसीबत में है, उनके पास मदद पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो पार्टी, हमारी छोटी पार्टी है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता उधर फार्मर्स की मदद करने के लिए रास्ते पे खड़े हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं। तो अभी सरकार भी जिम्मेदारी है, सरकार में भी ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खेरे साहब जो आपने बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ी वाहियात बात क्या हुई, जैसे राज ठाकरे साहब ने कहा था, प्रदीप जी आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राज ठाकरे साहब ने ये कोई काफी साल हो गए तब कहा था जब इन्होंने क्रॉप पैटर्न चेंज किया। मराठवाड़ा का क्रॉपिंग पैटर्न इन लोगों ने चेंज कर दिया, क्योंकि 2 या 3 साल के लिए मानसून बहुत अच्छी आई तो इन्होंने वहां पे शुगर केन लगानी शुरू कर दी। अब गन्ने की खेती में क्या होता है, वो पूरा जो वाटर टेबल पूरा खत्म हो गया है। जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है दैट इज फिनिश्ड, देयर इज नो वाटर लेफ्ट। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो ओरिजिनल क्रॉप्स थी वहां की, बार्ली, सोयाबीन, मिलेट्स, दैट इज दोज आर द स्टेपल क्रॉप्स ऑफ मराठवाड़ा। लेकिन खेरे साहब मैं आपको बता दूं, अभी भी मराठवाड़ा की जो स्थिति है, अगर उसको आज अभी आप चेंज भी करना चाहो तो 4 या 5 साल लगेंगे उस सॉइल को दोबारा हेल्दी होने में मिनिमम। अगर आज से आप शुरू करें तो वहां से शुगर केन, जैसे राज ठाकरे साहब ने एक बार नहीं कितनी बार कहा है कि यार यहां से गन्ना हटाओ, शुगर फैक्ट्रीज यहां से हटाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि गन्ना जो है वो पूरा पानी चूस लेता भाई, अंदर से पूरी जमीन जो है बंजर हो जाती है। इट नीड्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जरा सी मानसून में कमी आई और जो हाल इस बार हुआ है मराठवाड़ा का वो वापस हो जाएगा। आपको लगता है कि क्या सरकार जागेगी? अब क्या सरकार जागेगी करे साहब? अभी ये सरकार के जागने की बात है, लेकिन आपका कहना एकदम दुरुस्त है कि एक तो पहली बात है कि मराठवाड़ा में बारिश का जो प्रमाण है वो पहले से कम है जी। उधर प्रमाण कम है, उधर का स्टोरेज कैपेसिटी कम है। और अगर उधर शुगर फैक्ट्रीज लाई गई, और ये शुगर फैक्ट्रीज किसकी है, आप सारी शुगर फैक्ट्री के निकाल के देखिए किसकी है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की उधर शुगर फैक्ट्रीज है। और वो शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए आप शुगर की खेती, गन्ने की खेती उधर लेके आए। और जो मराठवाड़ा का जब अगर बारिश नहीं होती मराठवाड़ा में, तो जो जमीन का जो वाटर है वो निकालने की कोशिश बोर के माध्यम से शुरू जाती है, और बहुत नीचे तक जाके पानी निकालने की कोशिश हो रही है और हो चुकी है। और इसका नतीजा ये है कि मराठवाड़ा की जमीन बंजर हो चुकी है जी। अभी आपका कहना है कि 4-5 सालों में अगर आज से शुरू कर दिया जाए, तो अगर इमीडिएट कुछ डिसीजन लिए जाए और ये शुगर की फैक्ट्री और शुगर का गन्ने की खेती अगर उधर से हटाई जाए, तो ये जो जमीन है वो ठीक हो सकती है 4-5 सालों में। मुझे नहीं लगता है 4-5 सालों में हो सकता है। इसके लिए कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। और अगर ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो एकदम सही बात है कि जो शुगर फैक्ट्रीज लाई गई और उसके जो मालिक है शुगर फैक्ट्रीज के, उनके लिए उधर गन्ने की खेती लाई गई। और इसका परिणाम ये हो गया है कि उधर का जो फार्मर्स है मराठवाड़ा के, वो उन्होंने जो अपनी पारंपरिक खेती थी, वो पारंपरिक जो क्रॉप निकाल रहे थे उधर से, उन्होंने बंद कर दिए। और ये शुगर का जो गन्ने की जो खेती है, उससे उनके पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया। पैसा आना फार्मर्स के पास ये अच्छी बात है, इसमें कोई दौरा नहीं ली। लेकिन आपने जो उनको आदत लगाई और जो उनकी पारंपरिक खेती करने की आदत जो बिगाड़ दी, और आदत बिगाड़ दी और उधर गन्ने की खेती लाई, और गन्ने की खेती के लिए जो वाटर चाहिए वो वाटर मराठवाड़ा में नहीं है। तो इसके लिए जो सारे जिन्होंने उधर लीडरशिप की है मराठवाड़ा में, वो जिम्मेदार है इसके लिए। और आगे जाके ये कितने सालों में ठीक होगा, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो क्रॉप पैटर्न है, ये इमीडिएट इफेक्ट बदलना पड़ेगा। और इसके लिए पॉलिटिकल विल जो चाहिए वो इस सरकार में और इस लीडरों में है क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे नहीं लगता किसी में। मुझे लगता है कि सिर्फ अगर राज ठाकरे ही आकर के इस राज्य की बागडोर को संभालें तो ही वो इस प्रकार का हार्ड डिसीजन ले सकते हैं।
अदरवाइज और किसी में हिम्मत नहीं है। अकेले राज ठाकरे ही हैं जो जालना में जाकर के मराठा एजिटेशन के दौरान जो लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं उनके सामने बोल सकते हैं कि देखो लड़ किसके लिए रहे हो, अगर तुम्हें रिजर्वेशन मिल भी गया तो नौकरियां कहां हैं, कौन सी नौकरी मिलेगी आज की तारीख में? अरे सरकारी नौकरी है कहां पे? मैं राजीव जी, आपने जो अभी कहा कि नौकरियां किधर है जी, मैं अभी महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ आपको जी। महाराष्ट्र में अभी कॉन्ट्रैक्टिंग पे सरकार की जो खाली सीटें है, खाली जो जगह है, जो नौकरियों की जगह है, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए बहुत से परीक्षार्थी महाराष्ट्र के जो तरुण है वो बहुत सालों से तैयारी करते रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा वो गवर्नमेंट के जो जॉब है वो उनको मिल सके। अभी महाराष्ट्र सरकार ने क्या शुरू किया है, वो सारे जॉब वो अभी कॉन्ट्रैक्टिंग पे ही भर रहे। अभी जो तलाठी का जॉब है वो महसूल विभाग में सबसे नीचे वाला स्तर है, उसके साथ वो पुलिस भर्ती तक सारे नौकरियां अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रहे। तो ये सरकारी नौकरियां भी किधर बची है जो महाराष्ट्र के तरुणों की तरह युवाओं की जो हक की नौकरियां है और सालों से वो उधर वो नौकरियां पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से तैयारी करते रहते हैं, उनको वो क्या दिखा रहे हैं अभी महाराष्ट्र की सरकार? आप कॉन्ट्रैक्टिंग पे आए हो और 10-15 हजार रुपए उधर आप या अपनी तनख्वाह ले लो, ये तो अभी नौकरियां आप बराबर बात कर रहे हैं, नौकरियां है ही किधर रिजर्वेशन के लिए? रिजर्वेशन मांगना मराठा जो कम्युनिटी है उसका वो लड़ाई है, बहुत साल से चल रही है और उनको रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए, क्योंकि नीचे का जो मराठा कम्युनिटी है वो बहुत उनकी हालत खराब है। लेकिन राज ठाकरे साहब जो बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलेगा, नौकरियां किधर है? जी दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू। खैर साहब, आपका पर्सनल व्यू क्या है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम? मोदी साहब का कहना है ये ऐतिहासिक एक डिसीजन निर्णय है जो हमारे लोकतंत्र में कभी पहले देखा नहीं था, वुमेन एम्पावरमेंट जिस प्रकार से। आपका पर्सनल, मगर कांग्रेस का कहना है कि आज कांग्रेस ने सब पूरे स्टेट लेवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि ये जुमला है, ये जुमला है, जैसे अच्छे दिन एक जुमला था, 15 लाख एक जुमला है, और उनका कहना कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी एक जुमला है। आपका व्यू क्या है इसमें खैरी साहब? एक बात तो है कि इस नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है और जिसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो ये तो दिया जाएगा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ये नॉन डेटेड चेक है, क्योंकि ये जो विधेयक तो लाया है लेकिन उस पर तारीख नहीं है, तो आप ये कब देने वाले हैं इसकी समय सीमा ही तय नहीं है। कि अगर आपने उधर जो दो बातें रखी है, एक तो सेंसस की और डिलिमिटेशन की, ये होने के बाद आप लाएंगे, तो ये आप सेंसस कब करने वाले हैं और ये सेंसस के बाद ये डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आएगा, तो मेरे ख्याल से ये नॉन डेटेड चेक है। और जब तक आप ये फिर आपको ये 2024 में लाना पॉसिबल था, तो आप 2024 में क्यों नहीं लेके आए? ये तो सवाल उठेंगे, ये तो एकदम बराबर बात है कि सवाल तो उठेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में अगर आप लाना पॉसिबल था तो क्यों नहीं लाया गया? तो ये जो 2024 में ही लाना उचित बात थी। अगर महिलाओं की एम्पावरमेंट की जो बातें आप कह रहे हैं तो ये होना है, तो आप इमीडिएट मैसेज दिया जा सकता था देश को कि देखिए हमने ये करके दिखाया और हम इमीडिएट इफेक्ट पे ये कर रहे हैं। तो या भी ये नॉन डेटेड चेक, उस पे तारीख कब आएगी और ये कब इशू होगा और ये कब पास होगा, ये आने वाला समय ही अभी बताएगा। और जब आगे जाके राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि आप कास्ट बेस्ड जनगणना से भाग रहे हो, आप कास्ट बेस्ड सेंसस से मोदी जी भाग रहे हैं।
क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? बिकॉज राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ा दिखाया कि 90 सेक्रेटरी है, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी के हैं और 3 ओबीसी के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओबीसी का एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है और कास्ट बेस्ड जनगणना बहुत जल्दी होना चाहिए। खैरे साहब, आप कैसे देखते हो उसको? नहीं, ये कास्ट बेस्ड जो जनगणना है ये करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे की बात है। जनगणना आप कब करेंगे ये तो बताइए। अभी जो जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी वही आप नहीं कर पा रहे, और आप जो जात न्याय जो जनगणना है वो करेंगे ना करेंगे आप देखिए आगे जाके। लेकिन पहले सेंसस तो बताइए आप कब करने वाले हैं। लेकिन मैं हर बात को सरकार की आलोचना जो उनकी जो अच्छी बातें हैं वो मैं उनकी सराहना भी करूंगा, और जो गलत बातें हैं वो उनकी आलोचना भी करूंगा। ये हमें राज ठाकरे साहब ने सिखाया है। लेकिन जो राहुल जी गांधी जो अभी आपने कहा कि अभी वो क्या कर रहे हैं, वो भी अभी जात कास्ट पॉलिटिक्स पे ही आ गए ना। अभी 3% ओबीसी नहीं है, 3% जो सेक्रेटरी है वो ओबीसी है, और तो आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं राहुल जी, वो अलग क्या बात कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से इसका जो कटिंग ईयर है सेक्रेटरीज का, सेंट्रल सेक्रेटरीज का, वो 92 है जी, 92। तो 92 है, और उसके पहले के जो सेक्रेटरीज है ओबीसी और एससी एसटी जो जगह मिलनी शुरू हो गई बहुत ज्यादा तरीके से, वो मेरे ख्याल से 95-96 के बाद शुरू हो गई जी। तो अगर 92 का अभी कट ईयर है तो उसके पहले अभी ये जो बता रहे हैं कम है संख्या सेक्रेटरीज की ओबीसी की, तो ये जायज है कि वैसी बात रहेगी तो हर बात का पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। तो और जो गलत बातें हैं अगर वो सही में गलत है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन हर बात की सरकार की आलोचना ही करनी चाहिए ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो उनकी अच्छी बातें हैं तो उनकी सराहना भी करनी चाहिए। वैसे भी खैरे साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि 92 का जो कट ऑफ ईयर था वो एक बार मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हो गया 89-90 में, उसके बाद जाकर के 92 में कट ऑफ ईयर आया। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है तो आज की तारीख में जितने सेक्रेटरीज हैं वो 92 वाले हैं। 92 बैच के जो सेक्रेटरीज थे वो आज जाकर के सेक्रेटरी बने, तो आगे जाकर के जो आएंगे वो ज्यादा ओबीसी होंगे, ऐसी बात नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब्स का जहाँ तक प्रश्न है उनकी संख्या तो बिल्कुल उतनी है, वो 23% है आज तक, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वो 17% 16% बिल्कुल वैसे ही चल रहा है उनका। तो ये कोई एग्जाम्पल नहीं है साहब के सिर्फ 3 है 90 में से, मतलब वो तो आपको वेट करना पड़ेगा ना कि जैसे आपने कहा 95-96 बैच के जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे सीनियोरिटी वाइज, उम्मीद करते हैं कि जो आज के सेक्रेटरीज हैं उनको बार बार एक्सटेंशन ना दी जाए, जैसे कि प्रथा बन गई है आजकल, एक सेक्रेटरी को हमेशा एक्सटेंशन दे दी जाती है, तो उनको भी चांस मिलेगा बेचारों को। लेकिन फिलहाल खैरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, वंडरफुल, कीप अप द गुड वर्क। आप इसी तरह काम करते रहें। थैंक यू। हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं अपने आप को जब देखते हैं किस प्रकार एमएनएस और राज ठाकरे साहब और अमित ठाकरे जी काम कर रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। Right now, the Mumbai-Goa highway is in a state of disrepair, Pradeep ji, and it's as bad as it was earlier. So, and what does the government say by making it motorable? We will make it motorable. I mean, from so many years, we have discussed 17 that. years. I remember 17 years back when I was going to Goa through by mistake Konkan route le liya. The roads was so bad then, and they say it's equally bad now. Nothing has changed where the roads of Konkan is concerned. I mean, you have to pinpoint the blame to local politicians also. Gee. All the politicians as on today in BJP are all mostly from Konkan. Whether it's Mr. Rane, whether it's various other ministers, Kesarkar, or talk about the state cabinet as well as central. Many of them are from Konkan. No, what I would like to ask you is... What have they done with Konkan? I think we've got Godfrey with us. We'll of course talk to him. But what I would like to ask you, Pradeep, is this. Pradeep ji, they're not even ashamed of saying we'll make it motorable.
It's a highway, for God's sake. You have spent what, 1,556 crores on it, and you're saying you're going to make it motorable now? I mean, what are you doing? A highway is supposed to be motorable, right? Or what is it supposed to be? No. Oh, is it supposed to be an obstacle course? Why didn't they say motorable? They've got something behind the plan also. कि हमने सिर्फ motorable बोला था. जी. I mean, Motorable बोला था मतलब ये क्या? It has to be motorable. It's like the Paris to Dakar rally. I mean, you know, cross country. That is also motorable. After all, you have to cross the Sahara Desert. That is also motorable.